नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आपको बता दें कि आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने त्राल में बृजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की। उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में एक महिला के पैर में भी गोली लगी है, उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आपको बता दें, राकेश त्राल में म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस घटना को स्तब्धकारी बताया। उन्होंने कहा, आतंकियों द्वारा बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या की खबर सुनकर मैं हैरान हूं। हिंसा के इन कृत्यों ने जम्मू कश्मीर को केवल दुख ही पहुंचाया है। जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर के आईजी विजय कुमार का भी इसमें बयान सामने आया कि राकेश पंडित श्रीनगर में पूरी तरह सुरक्षित रह रहे थे। घटना के वक्त वे बिना सिक्योरिटी गार्ड दोस्त से मिलने, माफ कीजिएगा, त्राल पाइन जा रहे थे। हादसे में राकेश के दोस्त की बेटी भी घायल हुई है। राकेश पंडित पर यह हमला उस समय हुआ जब वे बिना सुरक्षा के अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। मृतक भाजपा पार्षद के साथ 2 सुरक्षाकर्मी हमेशा साथ रहते थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना की निंदा की है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि बुधवार देर शाम को 3 अज्ञात आतंकियों ने त्राल के भाजपा पार्षद राकेश पंडित पर हमला किया था। वे त्राल बाला में रहते थे। घटना के वक्त राकेश अपने दोस्त के पास त्राल पाइन जा रहे थे। राकेश की मृत्यु हो गई है, जबकि उनके दोस्त की बेटी इस हमले में घायल हुई है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि राकेश पंडित श्रीनगर में पूरी तरीके से सुरक्षित रह रहे थे और उनके साथ सुरक्षा के लिए 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी तैनात किए गए थे। हालांकि घटना के समय दोनों सुरक्षा गार्ड उनके साथ नहीं थे। आतंकियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के भाजपा चीफ रविंद्र रैना ने कहा कि राकेश पंडित की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान हो, आतंकवादी, अलगाववादी, इनका डटकर मुकाबला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने यह षड्यंत्र किया है, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना ये दर्शाता है कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं, और जहां पर अमन और शांति जो है वो ना रहे। और विशेष तौर पर अब आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बन रहा था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, चुने हुए नुमाइंदों को निशाना बनाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के और समाज के लिए काम कर रही है, उससे जो मिलिटेंट जो संगठन है वो परेशान हो गए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोगली राजनीति कर रहा है। एक तरफ वो सीज फायर करता है, दूसरी तरफ उसका उल्लंघन करता है, और जहां पर प्रयोजित जो उनके सहयोगी संगठन जो आतंकवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी आशीष जी, जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी नेता राकेश पंडित की आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हादसे में उनके दोस्त की बेटी भी जख्मी हुई है। क्या कुछ अपडेट अभी तक इस खबर पर है आशीष जी? जी बिल्कुल, पहले तो ये बड़ा ही दुखद समाचार है, और जितने भी दर्शक हैं आपके इस समय इस वीडियो को आपका न्यूज चैनल देख रहे हैं,
मैं उन सभी को कहूंगा कि इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें अपने अपने घर पे बैठ के, क्योंकि कोरोना के समय पे सब लोग तो नहीं जा सकते इनके परिवार को मिलने, लेकिन हमें इस समय बड़ा दुख है, क्योंकि आप खुद देखें जो मृत्यु का आंकड़ा है, खास करके ये जो आतंकवाद के जरिए जो यहाँ पर खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है, उसके अंदर ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा कांग्रेस के काउंसलर अजय पंडिता को भी इसी तरह से गोली मार दी गई थी, और आज बीजेपी के काउंसलर को जो है गोली मार दी है। ये चुने हुए वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें लोगों ने चुना। वहां पर जब वहां पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, इनको जो है काउंसलर बनाया गया। आप समझिए कि लोगों को भी चाहिए कि अब यहाँ पर जो है लोग चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सामने आए जो लोगों की बात करें, लेकिन आतंकवाद को ये चीज मंजूर नहीं होती है। और उन्होंने कल साउथ कश्मीर तराल इलाके में ये दहशतगर्दी फैलाई और इनके ऊपर जो है अंधाधुंध गोली चलाई। इनकी दोस्त की एक बेटी थी वहां पर, एक आम कश्मीरी, वो भी घायल हो गई। दोनों को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो इनकी मृत्यु हो गई। ये एक बड़ा दुखद समाचार है, और ये एक और पॉलिटिकल किलिंग है। पहले कांग्रेस के काउंसलर को गोली मारी थी ठीक 1 साल पहले, और आज बीजेपी के काउंसलर को गोली मारी है। और कुछ आपको याद होगा 2-4 महीने पहले भी जो है कृष्णा ढाबा, जो एकमात्र हिंदू ढाबा कश्मीर के अंदर चलता है, उनके मालिक के बेटे को भी इसी तरह से दहशतगर्दों ने उस ढाबे के अंदर घुस के गोली मारी थी। इससे ये पता चलता है कि आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर शांति नहीं चाहिए, और जो 370 के बाद शांति बनाने का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काम चल रहा है, और ऑलरेडी जो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार जितने भी आतंकवादियों के जो यहाँ पर सरगना थे वो सब मारे जा चुके हैं। अब ये गिने चुने कुछ आतंकवादी हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आकर एक आदमी को निशाना बना रहे हैं, एक कश्मीरी को निशाना बना रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार के 370 हटाने का जो निर्णय है उससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो तो खुश है। और जाहिर सी बात है, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी इलाका हो, वहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इलाके में या हमारे राज्य में इस प्रकार का अशांत वातावरण हो, जो कि एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है, वहाँ के बच्चों ने देखा है। और ये शांत माहौल शायद इन आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। और एक एक करके जिस प्रकार से आपने भी बताया कि इनके बड़े बड़े कमांडर्स को चुन चुन के मारा गया है, ये शायद उसी का फ्रस्ट्रेशन है। खैर आशीष जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अभी तक आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल उमंग, आपने सही कहा कि देखिए तो कमांडर्स तो इनके सारे मारे गए हैं, और जो ये इलाका है आपको वो भी समझना पड़ेगा। ये त्राल इलाका है, कश्मीर का साउथ कश्मीर इलाका, जो गढ़ माना जाता था आतंकवादियों का, और आज के दिन ये गढ़ माना जाता है सिर्फ शांति का, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर एक आतंकवादी बुरहान वानी को जो है मौत के घाट उतारा था हमारे जांबाज फौजियों ने, हमारे आर्मी ने। इस इलाके में काफी ज्यादा आतंकवादी पहले सक्रिय थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि साउथ कश्मीर जो है आतंकवाद से मुक्त हो गया है, और यहाँ से टोटली आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया था। लेकिन ये हो सकता है कि आतंकवादियों की एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि जो उनका गढ़ है वहां पर फौज ने घुस के इनको जो है इनका जो है खात्मा किया है। तो हो सकता है कि वो अपना एक बार फिर से दहशतगर्दी फैलाने के लिए उन्होंने तराल इलाके में ही ये हमला किया, ताकि उनको ऐसा लगे कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई तराल में आज भी आतंकवाद है। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि हमारी जो फौज है, हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, इन्होंने तराल के अंदर मैक्सिमम आतंकवादियों को मार गिराया है। और रात से हमारी जो फौज है वो इन 2-3 आतंकवादी जो अभी तक पता चला है, जो हमारे सूत्रों से पता चला है कि 2 से 3 आतंकवादी थे जो वहां पर आए, और इनको पहले घर से बाहर बुलाया गया कि भाई आप बाहर आइए, आपको कोई दोस्त मिलने आया है, और पूरा एक जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो एक निहत्थे आदमी के ऊपर ये आतंकवादी जो है, कायर आतंकवादी जो पाकिस्तान के इशारों पर चलते हैं, गोली चला देते हैं। एक कायरता का उन्होंने सबूत दिया है, और वहां से वो भाग जाते हैं। एरिया को तो पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जल्द ही हमारी जो फौज है एक सफलता हासिल करेगी और इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेगी। लेकिन दुखद बात यह है कि एक बार फिर से पॉलिटिकल किलिंग होना एक बड़ा ही धक्का रहता है कश्मीर जैसे इलाके में, क्योंकि लोग अगर अपने आप को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव समझ के इलेक्शन में कूदते हैं और इलेक्शन जीतते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, उसके बाद जब इस तरह की चीज होती है तो लोगों में दहशत डालने का भी ये आतंकवादी काम करते हैं, ताकि लोग जो है इस तरह से पॉलिटिक्स में ना आए, या फिर जो हमारी कश्मीर के अंदर जो शांति है उसके ऊपर विश्वास ना करे। लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है, वहां पर हमारी आर्मी जल्द ही ये भी खबर आएगी कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज अभी सुबह मैं भी उनके अंतिम संस्कार से ही अभी लौटा हूँ। सुबह
आज 9 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया जम्मू के बंतलाब इलाके में, क्योंकि वो बंतलाब में ही उनका बाकी परिवार था। देर रात उनकी डेड बॉडी, जो उनका शव है, जम्मू में आ गया था। आज सुबह सभी बीजेपी के हायर कमांड के जितने भी लीडर्स थे, जिनमें एमपी जुगल किशोर शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, सभी यहाँ पहुंचे थे और उनको आखिरी श्रद्धांजलि दी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि एक बीजेपी को एक बड़ा लॉस हुआ है त्राल इलाके से, जो उन्होंने अपना नेता खोया है। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी को तो लॉस हुआ ही है और साथ ही साथ हमारे जो तमाम जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनका भी एक यहाँ पर एक बड़ा लॉस देखा गया। और एक विशेष बात यहाँ पर क्योट करना चाहेंगे आशीष जी कि अब जो भी जनता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये आतंकवादी अगर इस तरीके से मारते हैं और घाटी के अंदर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं ये शरण भी जरूर लेते होंगे। तो ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है कि अब तो आप पहचानिए के लिए कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है और इन आतंकवादियों का साथ देना बंद कर दीजिए। फिलहाल आशीष जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के बाद एक बार फिर दोनों नेता बाहर निकलने पर एक दूसरे से भिड़े। दरअसल फ्री वैक्सीन अभियान को लेकर शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने की बात कही थी, जिसका शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विरोध किया। शांति धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए, कलेक्टर को देकर क्या करोगे। इस पर डोटासरा ने कहा कि फिर राष्ट्रपति को देकर भी क्या करेंगे। दोनों ही नेताओं के बीच आपको बता दें होने वाली इस बहस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देखते रहे। इस दौरान दोनों को शांत करने के लिए कई वरिष्ठ मंत्रियों ने मोर्चा भी संभाला। तो वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि वरिष्ठ मंत्री संगठन की मदद नहीं करते। शांति धारीवाल के टोकने से नाराज होकर डोटासरा ने मुख्यमंत्री से शिकायती लहजे में कहा कि सब कुछ आपके सामने हुआ है। पार्टी संगठन के मुद्दे पर बात हुई तो अध्यक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता। इस तरह के बर्ताव पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कैबिनेट की इस बैठक में जो मंत्री भिड़े हैं उसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी तक से इस पर बात करने के लिए कहा है। जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले के लिए बुलाई गई इस कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री मुख्यमंत्री निवास पर गए थे। बैठक के मुख्य एजेंडों पर चर्चा के बाद राजनीतिक मामलों पर चर्चा के वक्त डोटासरा को धारीवाल के बीच में टोकने पर यह बात बिगड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि कांग्रेस ने आज फ्री वैक्सीनेशन की मांग करते हुए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया और अब हर जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहिए और इस अभियान को ग्राउंड पर भी उतारने की जरूरत है। डोटासरा के इतना कहते ही मंत्री शांति धारीवाल ने उनकी बात काटते हुए कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मंत्रियों का काम ज्ञापन देने का नहीं है। बीच में टोकने पर डोटासरा ने आपत्ति जताई तो धारीवाल भी अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बात रखूंगा। इस पर दोनों में खूब बहस हुई, बात तू मैं तक पहुंच गई। तो वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीच बचाव किया, लेकिन वे नहीं माने। डोटासरा ने धारीवाल के टोकने से नाराज होकर मुख्यमंत्री से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ देख रहे हैं, पार्टी संगठन के मुद्दे पर बात होती है और पार्टी के अध्यक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता। इस तरह के बर्ताव पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो है अपनी बात को दर्ज करावे। तो चर्चाएं सब तरह की चलती हैं, सब अच्छा भी कहता है, किसी के कोई लगता है कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई होगी तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन इस तरह की बात कोई अलग से कोई बात नहीं है। अपने अपने जो वृतांत बताते हैं आदमी के साथ, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने उठाया, इस तरीके की बातें चलती हैं। लेकिन वैसे कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। उनका ये था कि भाई मेरे फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन पे जवाब नहीं दे पाए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात जरूर आई थी। बाकी सब लोग एक ही स्वर में ये कह रहे थे कि सरकार ने और अधिकारियों ने सबने अच्छा प्रबंधन किया है और उससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन देने में विफल हो गई केंद्र की सरकार, उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की झूठी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए बीजेपी से उनके मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद सर। रामलाल जी, अभी तक तो हम सिर्फ सियासी घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में दो गुटों में देखते हुए आ रहे थे,
तथा कथित अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट। लेकिन अब यहाँ तो एक ही गुट के, जो अगर ऐसा है तो एक ही गुट के दो बड़े नेता और दिग्गज नेता अपने आप आपस में भिड़ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी अंदरूनी मामले को किस रूप में देख रही है और इसका समाधान का रास्ता कौन सा निकालेगी वो तो ये खुद जाने। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार राजस्थान की जनता देख रही है तो इससे नुकसान राजस्थान की जनता का होने वाला है, इनका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर सामूहिकता एक सबसे बड़ी बात है और जो भी मंत्रिमंडल का निर्णय होता है वो सामूहिकता के आधार के ऊपर होता है। लेकिन मंत्रिमंडल के मंत्रियों में आपस के अंदर इतनी खींचतान है, इतनी असहमति है, तो वो जनता का क्या भला करेंगे। रही बात यह है कि राजस्थान की सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल रही है, नाकाम रही है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाकर और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करके और राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनकी सरकार कर रही है। बिल्कुल रामलाल जी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भले कोई सी भी पार्टी हो और अगर उस पार्टी का कोई अध्यक्ष है और कोई राजनीतिक बात चल रही है जिसमें पार्टी अब आगे कैसे क्या कार्य करेगी, भले ही अगर इस समय की हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर बात हो, लॉक अनलॉक की बात हो, किस प्रकार से लोगों की आर्थिक स्थिति को हम वापस पटरी पर लाए राजस्थान सरकार के हिसाब से, तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बीच में टोकना, भले ही चलिए यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी की बात नहीं करते, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को बीच में टोकना, वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास तो मंत्री पद भी नहीं है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने इनकी नाकामियां देखी है, कोविड के दौरान देखी है। राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, हाहाकार मचा ऑक्सीजन बेड के लिए, हाहाकार मचा कि हॉस्पिटलों के अंदर मरीज भर्ती नहीं हो पाए। अब सरकार को इन सब चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए था, वो काम नहीं किया। आज राजस्थान की जनता जिस दौर से गुजर रही है तो लोगों की आजीविका उनके सामने एक खतरा बनकर खड़ी है, उसका समाधान चाहिए। लोगों के पास पैसे नहीं है, सरकार से रिलीफ की उम्मीद वो करके देख रहे हैं, वो रिलीफ सरकार देने का काम नहीं कर रही है। और इस कोविड के दौरान भी भारत सरकार ने अनाज सरकार को दिया है, निःशुल्क दिया है, जून और जुलाई का 2 महीने का अनाज दिया है। उस अनाज का भी पैसा बीपीएल से 1 रुपया, एनएफएसए से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 68 करोड़ रुपए वसूलने का काम भी सरकार कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार, इनके मंत्री आपस में झगड़ा करना बंद करे, राजस्थान की जनता की सुध ले और जिन वादों के साथ, जिस विश्वास के साथ सरकार सत्ता के अंदर आई है उसके ऊपर खरा उतरने का काम करें। अब इस तरीके की नोटंकी, पहले इनके वर्चस्व की लड़ाई और उसके बाद में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम, एक मंत्री दूसरे मंत्री को नीचे दिखाने का काम, प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ बात कह रहा है उस बात को बीच में टोक कर उसको कहे कि तुम क्या जानते हो, तुम राजनीति के अंदर नए नए आए हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे आदेश की पालना करूं। उधर से अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैं जब तक अध्यक्ष हूं तब तक मेरे निर्देशों की, मेरे आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से गंभीरता इनके मंत्रियों के अंदर रहनी चाहिए और गंभीरता के आधार पे जिस पद के ऊपर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा के अनुसार इनको आचरण और व्यवहार करना चाहिए, ना कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह। बिल्कुल रामलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसी भी एक पद का या पोस्ट का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है और जो भी किसी भी पार्टी का अध्यक्ष होता है, अभी जैसे हम कांग्रेस की ही बात करें तो मुख्यमंत्री तक प्रदेश अध्यक्ष की सलाह लेते हैं, उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के सामने दोनों जने आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि धारीवाल जी वरिष्ठ भी हैं डोटासरा साहब से और कई वर्षों का उन्हें अनुभव भी है, धारीवाल जी को ही बड़प्पन दिखाते हुए शांत हो जाना चाहिए था। और देखिए, धारीवाल जी की कार्यशैली और धारीवाल जी का व्यक्तित्व, धारीवाल जी का व्यवहार और धारीवाल जी का जीवन, वो हमेशा रॉयल तरीके की जिंदगी जी है। वो शायद नहीं चाहते होंगे कि एक गरीब परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति, संघर्ष करके आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति और एक ऐसी कौम जो कौम हमेशा संघर्षशील रही है, मेहनती रही है, परिश्रम रही है, उस कौम से आने वाला अध्यक्ष तो उनको पसंद नहीं होगा। हो सकता है कि अपनी मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति इस बहस के माध्यम से वो कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रामलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन खैर अब देखने वाली बात होगी, हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी एक प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके से टोकना, इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करना, कहीं ना कहीं भले ही कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई सी भी पार्टी हो, एक पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत भी इसे सही करार नहीं दिया जा सकता। अब खैर अब ये झगड़ा कब सुलटेगा, कैसे सुलटेगा, ये तो पार्टी के अंदरूनी मामला है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े रामलाल जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में हुई बैठक में, कैबिनेट बैठक के अंदर इन दोनों मंत्रियों के बीच ये टकराव देखा गया, जहां पर
गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, अगर वो कोई बात कह भी रहे हैं, अगर हम पार्टी के प्रोटोकॉल की बात करें, पोस्ट के प्रोटोकॉल की बात करें, ऐसे में कहीं ना कहीं धारीवाल जी का ये व्यवहार पूरी तरीके से अनुचित है, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद आपको देख रहे हैं, आप दोनों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात होगी इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे कल ये जो घटनाक्रम ये घटित हुआ है, अगर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन अगर संगठन के हिसाब से देखें तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, हर पोस्ट का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस पोस्ट के प्रोटोकॉल के तहत क्या धारीवाल जी का ये जो व्यवहार है इसे उचित ठहराया जाएगा? देखिए उमंग, रूप से पार्टी की ये मंत्रिपरिषद की बैठक थी। हालांकि ये कहा जाता है कि स्थान जो होता है वो स्थानम प्रधानम यानी स्थान प्रधान होता है। अगर ये संगठनात्मक बैठक होती, पार्टी के संगठन की बैठक होती जिसको पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते, तो निश्चित रूप से यहाँ पर डोटासरा जो है वो यहाँ पर सर्वोच्च पद पे हो जाते और मुख्यमंत्री का पद भी उनके बाद में आता। लेकिन यहाँ पर ये बैठक जो थी, ये मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। इस लिहाज से क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राज्य मंत्री हैं और शांति कुमार धारीवाल कैबिनेट मंत्री हैं, तो यहाँ शांति कुमार धारीवाल का पद जो है वो डोटासरा से ऊपर हो जाता है। हालांकि जो डोटासरा है उन्होंने संगठन की एक बात को यहाँ पर इस बैठक में अनौपचारिक रूप से रख दिया था कि जो वैक्सीनेशन है उसकी कमी केंद्र सरकार से लगातार हो रही है। इस मुद्दे को हम लगातार केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं और अब की बार जो है वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें तमाम मंत्रियों को अपनी भूमिका निभानी है। इस पर धारीवाल ने जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि धारीवाल ने ये कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्रियों का काम ये ज्ञापन सौंपना नहीं है। मंत्री जो है वो कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, अपना कार्य जो है वो मंत्री कर रहे हैं और इस महामारी से जूझ रहे हैं और पब्लिक की जनसुनवाई भी करनी है। निश्चित रूप से इस तरह का एक विवाद जो है ये उपजा था मुख्यमंत्री का। हालांकि इस दौरान कैमरा जो है वो बंद हो गया था। बाद में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को बड़प्पन दिखाते हुए बोलने का पूरा मौका दिया। डोटासरा ने भी अपनी पूरी जो बात है वो इस दौरान रखी। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद जानकारी ये भी आ रही है कि बाहर निकल के बैठक से बाहर निकलने के बाद में फिर से तू महमे की स्थिति जो है वो इन दोनों मंत्रियों के बीच में बढ़ी। निश्चित रूप से बैठे विपक्ष को एक मुद्दा जो है वो इसके हाथ लग जाता है। हालांकि ये दोनों मंत्री हैं, अब इस बारे में कोई बयान देने से बच रहे हैं और पार्टी का आंतरिक मामला ऐसे बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टी के भीतरी मामला होने के बावजूद मुख्यमंत्री की जब कैबिनेट बैठक या मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है उस दौरान मंत्रियों को इस प्रकार का आचरण जो है कहीं ना कहीं वो शोभा नहीं देता। एक सवाल खड़े करता है कि वास्तव में जो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है उसकी स्थिति बन रही है। माना यह भी जा रहा है कि शांति कुमार धारीवाल पिछले काफी समय इसलिए भी बताए जा रहे हैं कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके शिक्षा महकमे के अंदर तबादले नहीं हुए हैं और धारीवाल चाहते थे कि उनके लोगों के तबादले हों, लेकिन मंत्री डोटासरा के यहाँ से उनकी फाइल नहीं चल पाई है। निश्चित रूप से ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक मौका था धारीवाल के पास में, यहाँ संगठन की बैठक नहीं थी, ये मंत्रिपरिषद की बैठक थी, तो यहाँ उन्होंने कसर निकाल ली। और ये भी हो सकता है कि जल्दी कोई संगठनात्मक बैठक हो उसमें धारीवाल को बुलाया जाए, यदि वो पहुंचे तो वहाँ सवाल खड़े हो सकते हैं। यहाँ धारीवाल ने ये तक कह दिया कि मैं कई पीसीसी चीफ आ चुके हैं और जा चुके हैं, मैं देख चुका हूँ कई पीसीसी चीफ को। निश्चित रूप से उनका कद कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में बड़ा है और अशोक गहलोत के नजदीकी धारीवाल माने जाते हैं, लेकिन डोटासरा जो है वो संगठनात्मक रूप से एक बड़ा कद रखते हैं। लेकिन यहाँ आचरण की शालीनता में कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर आती है और पार्टी को इस बारे में मंथन करना होगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री इस मामले में स्पष्टीकरण भी दोनों मंत्रियों से जल्द ही ले सकते हैं। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का आचरण कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है और अभी भी हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,34,154 नए कोरोना के केस आए और करीब 2,837 संक्रमितों की जान चली गई। तो वहीं 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 80,232 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।